हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट हम लेकर आए हैं बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के लिए लेकर आए हैं, और इस कंटेंट में हमने कल आपको क्वेश्चन बैंक अपलोड किया था। आज जो हम कंटेंट आपको देने वाले हैं इसमें आपके सिलेबस से संबंधित जितने भी नोट्स हैं यूनिट वाइज आपके लिए लेकर आए हैं। कुछ यूनिट अभी हम अपलोड करेंगे, कुछ यूनिट आपकी शाम तक हम अपलोड कर देंगे, तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर दीजिए, और साथ में लाइक तो बनता है। वीडियो शुरू हो चुकी है, सभी स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे जो बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी के, तो उन तक ये कंटेंट पहुँचे। और ये कंटेंट कैसे पहुँचेगा एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के पास, जब आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो जो स्टूडेंट्स अभी देख रहे हैं तो इसको शेयर ज़रूर करें। चलिए आपको बता देते हैं। फर्स्ट यूनिट का आपका नाम है हिंदी भाषा और साहित्य। वैसे तो आपके पेपर का नाम ही आधुनिक हिंदी साहित्य है, लेकिन आधुनिक हिंदी साहित्य में अब आपकी फर्स्ट यूनिट है हिंदी भाषा और साहित्य। जो मैंने आपको कल क्वेश्चन बैंक दिया था उसमें भाषा से संबंधित मैंने तीन चार प्रकार के आपको क्वेश्चंस बना कर दिए थे। तो उनमें से किसी भी तरह से आपका क्वेश्चंस आए भाषा से संबंधित तो आपको अटेम्प्ट ऐसे ही करना है। ये एक सीक्वेंस है, सबसे पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी। तो अब मैंने आपको बताया था कि उसमें क्वेश्चन आया था आपका कि भाषा के वर्गीकरण को समझाइए और उनसे संबंधित जो भाषा है उनके बारे में बताइए। तो वर्गीकरण ये बांटा गया है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, तो इसमें खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बघेली, हरियाणवी, बुंदेली, तो ये 5 भाषाएं आती हैं। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इसके बाद राजस्थानी में मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी आती है। पहाड़ी में गढ़वाली, कुमाऊनी, नेपाली। बिहारी में मैथिली, मगधी, भोजपुरी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भाषाएं आती हैं आपकी। तो यहाँ पर कुछ ये स्टूडेंट्स के बनाए हुए नोट्स हैं, तो मात्राओं की कुछ मिस्टेक हो सकती है, तो उसमें आप ठीक कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर आपका ये हो चुका। अब यहाँ पर क्वेश्चन किस प्रकार से आपका बन सकता है ये भी आपको बता दूं। यहाँ पर क्वेश्चन एक तो वर्गीकरण आपका डिवाइड हो गया। अब अगर लेंदी ये क्वेश्चन आता है तो आप खड़ी बोली के बारे में, ब्रज भाषा के बारे में, हरियाणवी के बारे में, अवधी के बारे में, छत्तीसगढ़ी के बारे में आप आराम से बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर अब चलते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको बताया था कि हिंदी भाषा का उद्भव विकास प्रस्तुत कीजिए, हिंदी भाषा के काल अनुसार इसको समझाइए। अब ये काल क्या है? अब काल में देखिए, आपको मैंने कई बार बता चुकी हूँ कि जो हिंदी साहित्य है वह 3 भागों में बटा है। आपका जो है मध्यकाल, आधुनिक काल और आदिकाल। ठीक है, तो आदिकाल में कौन कौन सी भाषा थी, भक्ति काल में कौन सी भाषा थी, इसके बाद आधुनिक काल में कौन सी भाषा थी। तो इस प्रकार से हमें काल के अनुसार हिंदी भाषा का विकास बताना है। तो यहाँ पर आते हैं विकास के ऊपर। हिंदी भाषा धीरे धीरे स्क्रॉल करती जाऊँगी, मैं सिर्फ आपको समझाऊंगी, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको देख लीजिए क्या क्या यहाँ पर लिखा है। धीरे धीरे मैं इसको स्क्रॉल कर रही हूँ, पर लाइन बाय लाइन तो नहीं समझाऊंगी, पर हाँ ये मैं आपको बताती चलूँगी। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल, तो भाषा को इन 3 भागों में बांटा गया है। तो जो आधुनिक काल, आदिकाल में 1500 से 1500 से 1800 और 1800 से अब तक। ठीक है, अब चलते हैं पहले आदिकाल। आदिकाल में जो भाषा थी वह किस प्रकार की थी? तो यहाँ पर डिंगल और पिंगल का प्रयोग होता था। जितने भी यहाँ पर काव्य लिखे गए, जिन्हें हम रासो काव्य के नाम से भी जानते हैं, तो वो सारे जितने भी लिखे गए हैं डिंगल और पिंगल शैली में लिखे गए हैं। अब पिंगल क्या है, डिंगल क्या है, इसको समझ लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। पिंगल में जो अभी मैंने आपको बताया था अपभ्रंश। ठीक है, अपभ्रंश ऊपर एक शब्द आया था अगर आपने देखा हो, तो अपभ्रंश प्लस आपका जो है ब्रज भाषा भी आई थी ऊपर पश्चिमी हिंदी में, इन दोनों को मिलाकर बना पिंगल। ठीक है, ऐसे ही अपभ्रंश और आपका जो है यहाँ पर बन गया पिंगल, और यहाँ पर जो है अभी एक राजस्थानी भाषा आई थी, तो अपभ्रंश और राजस्थानी को मिलाकर बना है आपका डिंगल। ठीक है, तो अगर डिंगल पिंगल शब्द आता है तो आप परेशान ना हो, इस प्रकार से ये दोनों बने थे। और इनका प्रयोग किस में हुआ था? जितना भी यहाँ पर काव्य लिखा गया आदिकाल में, तो वह इसी भाषा में लिखा गया था। अब आते हैं मध्यकाल। मध्यकाल को हम भक्ति काल भी कहते हैं।
ठीक है, भक्ति काल भी कहते हैं। और भक्ति काल में आपके दो कवि हैं, कबीर है और कौन है, मीराबाई हैं। तो कबीर दास जी की जो भाषा थी, कल मैंने आपको बताया था कि कबीर दास को भाषा का डिक्टेटर किसने कहा है। तो आपको एक चीज़ बता देते हैं, कबीर के बारे में जो है भाषा को लेकर काफ़ी कहा गया है। रामचंद्र शुक्ल जी ने जो इनकी भाषा थी उसको कहा है सधुकड़ी भाषा। ठीक है, सधुकड़ी भाषा कहा है। इसके बाद है आपके श्याम सुंदर दास, इन्होंने इनकी भाषा को कहा है, नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हो सकता है ये एमसीक्यूज में आपके बन जाए। इन्होंने इनकी भाषा को कहा है पंचमेल खिचड़ी। ठीक है, पंचमेल खिचड़ी कहा है। तो इस प्रकार से, और उनके जो भाषा का डिक्टेटर है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। और इस तरह से ये आपके क्वेश्चन बनेगा तो यही बनेगा कि भाषा का डिक्टेटर क्यों कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप इन तीनों का मिक्सचर करके एक आंसर अपना बना सकते हो। अब आते हैं मध्यकाल की जो भाषा थी, कब से इसका टाइम पीरियड रहा, और कबीरदास आपके और मीराबाई की जो भाषा रही है वह ब्रज भाषा रही है। और इन्होंने जो लिखा है वह कृष्ण जी के बारे में इनकी रचनाएं हैं। तो यहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। फिर है आधुनिक काल जो 1800 से अब तक है। यहाँ पर खड़ी बोली, जो पश्चिमी हिंदी में मैंने भी आपको बताया था, तो खड़ी बोली का यहाँ पर प्रयोग होता था। खड़ी बोली के बारे में यहाँ से आप देख सकते हैं, धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ, इसको आप पढ़ लीजिए। फिर इसके बाद है ब्रजभाषा। ब्रजभाषा के बारे में है, भाषा और बोली में क्या अंतर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। ये आपका एग्ज़ाम में 100% क्या 199 का, ये 100% आप मान के चलिए कि एग्ज़ाम में आपके बनेगा ज़रूर। फिर आते हैं देवनागरी लिपि, ये भी भाषा से संबंधित है आपकी। ये प्रश्न भी 99 आप मान के चलिए आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। और इसका देवनागरी का उद्भव विकास कैसे हुआ, और देवनागरी से आप क्या समझते हैं, और देवनागरी का जो नामकरण है, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी था। तो नामकरण से संबंधित भी आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पर ये सारा स्क्रॉल मैं कर रही हूँ, इसको आप देख सकते हैं। देवनागरी की विशेषताएं भी आप याद कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर आदिकाल की ये विशेषताएं हैं, ये भी आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। यहाँ पर मैं स्क्रॉल कर रही हूँ। युद्धों का सजीव वर्णन है, इसके बाद इतिहास एवं कल्पना का मिश्रण है, भक्ति काल का सामान्य परिचय और विशेषताएं यहाँ पर आप देख सकते हैं। भक्ति काल की सामान्य प्रवृत्तियाँ, नाम का महत्व है, गुरु का महत्व है, इसके बाद भक्ति की प्रधानता है। फिर इसके बाद है आपका संसार की असारता का चित्रण, आडंबरों का विरोध, अहंकार का त्याग, ये सब इनकी जो है विशेषताएं रही हैं। तो इस प्रकार से ये आपकी जो है, फिर भक्ति काल को स्वर्णयुग क्यों कहा जाता है, ये वाला प्रश्न भी आपका 99 मान के चलिए ज़रूर बनेगा एग्ज़ाम में। तो ये आपकी सारी फर्स्ट यूनिट ही चल रही है, अभी सेकंड यूनिट नहीं शुरू हुई है। पारिवारिक समाज आदर्शों की स्थापना, इसके बाद आपका है समन्वय की भावना, भारतीय संस्कृति का पोषक, गुरु का महत्व, फिर इसके बाद रूढ़ियाँ, अंधविश्वासों का विरोध, काव्य रूप, निर्गुण और सगुण, कृष्ण भक्ति शाखा, निर्गुण, ये सब आपको इसके अंतर पढ़ना पड़ेगा। फिर रीतिकाल की क्या विशेषताएं, ये सब आपकी फर्स्ट यूनिट से ही संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर रीति का अर्थ है, फिर रीति का क्या, रीतिकाल के जो है, रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया है, रीति मुक्त, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध। ये बुद्ध नहीं है, रीतिबद्ध है। ठीक है, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, ये 3 प्रकार के यहाँ पर काल में बांटा गया है रीतिकाल को। और इसकी विशेषता क्या रही है, श्रृंगारिकता रही है, नक्षिक वर्णन रहा है, इसके बाद अलंकारिता रही है, नायिका के भेद निरूपण रहा है, भक्ति व नीति की बातें भी हुई हैं यहाँ पर। आश्रय दातों की इन्होंने ज़्यादातर प्रशंसा की है। इसके बाद इसका निष्कर्ष आ जाता है। फिर आ चुके हैं क्वेश्चन बैंक पर। यूनिट 1 का क्वेश्चन बैंक आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न आपका बनेगा यहाँ से हिंदी भाषा से संबंधित, फिर दूसरा बनेगा देवनागरी, फिर वीर गाथा काल की क्या विशेषता है, भक्ति काल की क्या विशेषता है, रीतिकाल की क्या विशेषताएं हैं। शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से बन सकते हैं, हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियों में से किन्हीं 2 का परिचय दीजिए, खड़ी बोली को संक्षेप में समझाइए, ब्रजभाषा को संक्षेप में समझाइए, भाषा और बोली में क्या अंतर है, भाषा किसे कहते हैं, देवनागरी लिपि के नामकरण पर प्रकाश डालना है, भक्ति काल को स्वर्णयुग क्यों कहा जाता है, भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग क्यों कहा जाता है, इस कथन का उदाहरण सहित वर्णन करना है, रीति शब्द का परिचय देते हुए इसका अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा रीति काल के 3 भागों के नाम लिखते हुए उसके 2-2 के नाम लिखिए। अब हम आ चुके हैं यूनिट 2 पर, ये आपको शाम तक मिलेगी। इसमें कबीर दास जी के बारे में, उनके जो भावार्थ हैं उस सब के बारे में आपको बताया जाएगा। तो बने रहिए हिंदी मिनट के साथ, तब तक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और साथ में कमेंट बॉक्स में क्वेरी सेंड करते रहिए।
कीजिए जब भी आपकी क्वेरीज है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि इस वीडियो से आपको कहाँ तक हेल्प मिल रही है और आप और किस तरह से कंटेंट चाहते हैं। शेयर करना ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर आप शेयर करते हैं तो आप किसी की केयर करते हैं।